गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटेशन और फ्रीली फॉलिंग और फॉलिंग बॉडी अंडर इन एक्सेलरेशन। ये कोई भी एक त्वरण में गतिमान निकाय है, उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसके इक्वेशंस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। या फिर कोई भी अगर कोई पिंड है या कोई निकाय है वह मुक्त रूप से गिर रहा है, फ्रीली फॉल हो रहा है, तो उसके इक्वेशन के बारे में स्टडी कॉल करेंगे। तो इसमें है फ्री फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटेशन जी। यहाँ पर जो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है जी, वह गुरुत्वीय त्वरण के रूप में काम करता है। और जब फ्री फॉलिंग की बात करते हैं तो इसका मान अपन लेते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर जी जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यूँ समझिए आप स्टार्टिंग से कि यहाँ पर कोई एच ऊंचाई पर कोई एक बॉल है सपोज, और वो बॉल को आप यहाँ से फेंकना चालू करते हैं नीचे की तरफ। तो जब ये बॉल यहाँ पर आपके हाथ में है उस टाइम में उसका वेग कितना है? उसका वेग 0 है इनिशियल पोजीशन में, जब t बराबर 0 है। जैसे उस बॉल को आपने यहाँ पर छोड़ा तो छोड़ने के बाद में 1 सेकंड में, जैसे 1 सेकंड बाद में बॉल यहाँ होगा, दूसरे सेकंड में यहाँ होगा, तीसरे सेकंड में यहाँ, चौथी सेकंड में यहाँ, ऐसे। तो प्रति सेकंड उसके वेग में वृद्धि होगी, वो होगी 9.8 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात 1 सेकंड बाद में उस बॉल का वेग कितना होगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड होगा। दूसरी सेकंड पर उसका वेग कितना होगा? इसको गुणा कर दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा 19.6 मीटर प्रति सेकंड। 10वीं सेकंड में क्या होगा? 10वीं सेकंड में उस बॉल का वेग होगा 198 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वह नीचे की तरफ गिर रहा होता है। अर्थात जो गुरुत्वीय त्वरण है वह 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से दर से बदलता रहता है फ्रीली फॉल के लिए। तो इसकी जो गति की इक्वेशन लिखेंगे, काइनेमेटिक इक्वेशन लिखेंगे, उसमें देयर आर 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक, उसके जो मुख्य 2 गुणधर्म होते हैं। एक तो फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट होता है वह जो हवा का प्रेशर है या हवा का जो गतिरोध है उसको एनकाउंटर नहीं करता है। फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट डू नॉट एनकाउंटर एयर रेजिस्टेंस। ओके। दूसरा जो एक्सीलरेट डाउनवर्ड है, जो एक्सीलरेट डाउनवर्ड एट द रेट ऑफ 9.8 पर मीटर स्क्वायर, कि वह नीचे की तरफ त्वरित होगा और उस त्वरण का मान होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप इसको जो अपन इसके जो समीकरण हैं, काइनेमेटिक्स हैं, जो गति के समीकरण हैं, वो देखते हैं कि एक कोई निकाय है। आप इसको समझिए पहले। एक कोई निकाय है, कोई भी एक पिंड है, एक बॉडी है, तो वह जब t बराबर 0 है तो उसका वेग u है, उसका वेग u है। अब आप चाहें तो इसको u बराबर 0 भी मान सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में कोई गाड़ी है या कोई बॉल है या कोई भी निकाय है, वह प्रारंभिक अवस्था में u वेग से है। जब समय बढ़ता है तो उसमें वेग में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन होता है वह d दूरी तय करता है और वह यहाँ पर आ जाता है, तब उसका वेग होता है v और समय होता है t। तब v और u में क्या रिलेशन होगा? उसने d दूरी तय कर ली है, कई बार इसको d मानेंगे, कई बार s मानेंगे, कई बार h मानेंगे, वो एक ही बात है। तो देखिए जो वेग v है, अब चूँकि u से v तो वेग परिवर्तित हो गया, तो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है? देखिए v माइनस u, और इसमें जो टाइम कितना लगा है वह t, और ये कितना हो गया? a के बराबर। तो अब सीधे सीधे अपन लिख सकते हैं यहाँ से। देखिए ये त्वरण है ना, तो इस त्वरण से लिख सकते हैं अपन v माइनस यू बराबर ए टी और v बराबर u प्लस ए टी। ये हो गया पहला समीकरण। आफ्टर टाइम t द न्यू वेलोसिटी इज गिवन v t इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अगर अपन गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो ऊपर से नीचे की तरफ कोई पिंड गिर रहा है तब तो आ जाएगा ये प्लस। अगर कोई भी पिंड है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो v बराबर u प्लस ए टी होगा, जी टी होगा। और अगर नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तब माइनस साइन आएगा। ध्यान रखिए, जो कोई पिंड नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसका वेग धीरे धीरे कम होता जाता है, और एक पॉइंट पर जाकर उसका वेग 0 हो जाता है, और उसके बाद में फ्रीली फॉल करना नीचे की तरफ चालू कर देता है। तो जैसे जैसे कोई पिंड ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका वेग घटता जाएगा, तो माइनस साइन आएगा, और ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो उसका वेग बढ़ता जाएगा, तब उस प्लस साइन आ जाएगा। तो इसको कोई जियोमेट्रिकल अगर मैं फॉर्म में दिखाऊं तो कोई भी एक पार्टिकल है, कोई पिंड है, वो इस प्रकार की गति कर रहा है। देखिए ये इस प्रकार ऐसे गति कर रहा है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम टी है। तो इस किसी भी 2 बिंदु के ऊपर आप अगर टाइम ट्रेवल का डिस्टेंस लेते हैं डेल्टा टी, तो डेल्टा टी बराबर टी माइनस टी जीरो हो जाएगा, जहाँ पर ये टी जीरो ये पैरा हो गया और ये हो गया टी। इसको मैं टी जीरो बोल दूँ और इसको टी बोल दूँ।
ओके, और इसकी वेलोसिटी है वो हो जाएगी डेल्टा वी एक्स की फॉर्म में, वी एक्स माइनस वी एक्स जीरो। यहाँ पर वी एक्स जीरो है और यहाँ पर वी एक्स है। ये केवल एक्स डायरेक्शन में बताने के लिए, कोई भी अगर एक डायरेक्शन में होता है तो अपन इसको, इस पैरामीटर को, इस ग्राफ को अपन नॉर्मली डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफरेंशियल फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। कि अगर मैं कहूँ कि जहाँ वेलोसिटी एक्स दिशा में है वो क्या होगी, दूरी में परिवर्तन किधर होगी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे त्वरण क्या होगा, वो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अपन ये बोल सकते हैं कि या तो दूरी के साथ में उसका डबल डिफरेंशिएशन होगा समय का साथ में दूरी का, और या फिर वेलोसिटी का समय के साथ में सिंगल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ए बराबर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर या डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा। अगर सेम चीज़ अपन चाहें तो उसको अपन रोटेशनल के रूप में, गति के रूप में ले सकते हैं। अगर घूर्णन गति कर रहा है तो वहाँ पर अब लीनियर मोशन की तरह दूरी में परिवर्तन नहीं होगा। जब कोई चीज़ घूर्णन गति कर रही होती है तो उसके कोण में परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष, तो उसका कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण ये आएंगे। तो देखिए, अगर कोई सपोज ये ऐसे है और यहाँ पर ये मूल बिंदु है और ये कोई भी कण है, ये गति कर रहा है और ये t बराबर 0 पर था और ये टाइम के बाद में t पोजीशन पर आ गया, तो ये कितना कोण बनाया, थीटा बनाया। तो इस पोजीशन से आने पर इस पोजीशन पर आने पर थीटा कोण बनाने के अंदर उसको समय लगा t, तब उसका कोणीय वेग क्या होगा, कोण में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, तो डी थीटा अपॉन डी टी, तो ओमेगा आ गया डी थीटा अपॉन डी टी। कोणीय त्वरण क्या होगा, कोणीय वेग में परिवर्तन, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो थीटा तो होगा विस्थापन कोणीय वेग के लिए, कोणीय गति के लिए, और कोणीय वेग हो गया ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी। कोणीय त्वरण हो गया डी ओमेगा अपॉन डी टी या डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी, ऐसा अपन लिख सकते हैं। अब कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध है, तो देखिए कोई भी कण है अगर वो कोणीय वेग, कोणीय गति कर रहा है तो हर पॉइंट के ऊपर उसकी एक दिशा होगी और वह उसके रेखीय वेग को दर्शाएगी। तो सपोज ये इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर दिशा इस तरफ दर्शा रही है, चूँकि ये लीनियर वेलोसिटी है v और ये दूरी r है और ये कोणीय वेग की डायरेक्शन ये वाली है, तो v के साथ में इसका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ओमेगा है उसका इस दूरी के साथ में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि देखिए अगर मैं कहूँ कि ये दूरी है, आप इसको भी समझिए, ये पॉइंट है और यहाँ पर v, एक टाइम के बाद में यहाँ पर दोबारा v, फिर थीटा, इस पोजीशन यहाँ से आने में लगा टाइम कितना हुआ, डेल्टा टी डी टी, और ये कोण कितना पर उतना डी थीटा, तो डी थीटा अपॉन डी टी ये हो गया ओमेगा। तो ये कोणीय वेग और ये दूरी आर, तो आर के साथ में कोणीय वेग का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, वो उसके वेलोसिटी को दर्शाएगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक स्क्रू डायरेक्शन के अंदर, जब अपन वेक्टर कैलकुलस में बात करेंगे तब इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो v बराबर ओमेगा क्रॉस r, इसका सूत्र अपन लिख सकते हैं, या v बराबर ओमेगा r साइन थीटा भी लिख सकते हैं। जो साइन थीटा क्या है, वह थीटा कोण है, वो ओमेगा और r के बीच का कोण है। अब देखिए तीसरा समीकरण, जो गति का तीसरा समीकरण है उसमें क्या है, उसमें है a बराबर डी वी अपॉन डी टी, कण के लिए त्वरण का मान। तो अपन को पता है कि a बराबर डी वी अपॉन डी टी होता है। अब गति का तीसरा समीकरण वो बताएगा कि किसी भी कण के लिए कोई निश्चित दूरी तय करने के बाद में उसका वेग कितना होगा, तो वो ज्ञात करना है। तो डी वी अपॉन डी टी है। अब देखिए इसको मैं त्वरण और दूरी या विस्थापन के रूप में संबंध स्थापित करना चाहता हूँ। देखिए डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एस अपॉन डी एस, मैंने अंश और हर दोनों के अंदर विस्थापन का गुणा कर दिया है। अब मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, तो डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी मैंने ऐसे लिख दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये देखिए मैंने डी एस के नीचे डी टी को लेके आ गया और डी वी के नीचे डी एस को लेके आ गया। तो डी एस अपॉन डी टी दोबारा क्या बन गया, ये दूरी में परिवर्तन, ये समय में परिवर्तन, दोबारा वेग बन गया। तो इसको लिख सकता हूँ वी डी वी अपॉन डी एस। तो अपना नया इक्वेशन बन गया ए बराबर वी डी वी अपॉन डी एस, ये इक्वेशन बन गया है। अब देखिए इसको अपन एडजस्ट करते हैं वापस, तो डी एस को ए के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा ए डी एस और वी डी वी। अब इसका करते हैं इंटीग्रेशन, तो इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन ए डी एस और इसका हो जाएगा वी डी वी।
अब इंटीग्रेशन करने के लिए क्या है, शर्त यह है कि प्रारंभिक वेग कितना था u, तो इसकी लिमिट u, अंतिम वेग कितना था v, ओके। और प्रारंभिक वेग u था, इसका मतलब विस्थापन 0 था, तब तो कण ने चलना चालू नहीं किया था। और जब अंतिम वेग था तब उसने कितनी दूरी तय की थी s, ओके। इसका इंटीग्रेशन कीजिए, देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या जाएगा, ए एस 0 से s और v²/2 u और v, इसके लिमिट आ गई। तो इसके लिमिट आ गए तो लिमिट को इसको सॉल्व कीजिए, तो लिमिट को सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आएगा, ए एस बराबर v² - u²/2, तो इसको कहिए 2as बराबर v² - u², और v² बराबर u² + 2as, ये हो गया गति का तीसरा समीकरण। तो अपने पास में 3 समीकरण आ गए, कौन कौन से आगे, v बराबर u + at, s बराबर ut + ½ at², और v² बराबर u² + 2as, ये 3 समीकरण गति के। ये कब है, जब कोई भी कण है वह हॉरिजॉन्टली गति कर रहा है, क्षैतिज गति कर रहा है एक्स एक्स की तरफ, एक वी में गति कर रहा है। अगर कोई भी कण है, अगर वह अपवर्ड डायरेक्शन में गति कर रहा है, सपोज ऊपर की तरफ गति कर रहा है नीचे की तरफ, तो कोई कण अगर ऊपर की तरफ गति कर रहा है तो उसमें क्या लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की तरफ होता है। तो एक कण ऊपर की तरफ गति कर रहा है तो उसके लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान माइनस हो जाएगा। अगर कण भी नीचे की तरफ गति कर रहा है डाउनवर्ड, तो त्वरण का मान और कण की गति सेम हो जाएगी। तो देखिए, जब अपवर्ड डायरेक्शन में गति कर रहा है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गति कर रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में गति कर रहा है कण, तो g का मान है, a का मान है वो हो जाएगा -g, त्वरण का मान है -g होगा यहाँ पर, क्योंकि त्वरण का मान -g इसीलिए होगा कि कण की गति तो ऊपर की तरफ है और गुरुत्वाकर्षण लग रहा है नीचे की तरफ, तो ओरिजिनल जो त्वरण है वो तो नीचे की तरफ लग रहा है और कण गति कर रहा है ऊपर की तरफ, तो अपन उस त्वरण को क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि जैसे कण को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण से धीरे धीरे उसका वेग है वह 0 होता जाता है, एक टाइम के बाद में उसका वेग 0 हो जाता है। तो जब वेग का मान 0 हो जाता है तब कण है वहाँ पर एक क्षण के लिए रुकता है और नीचे की तरफ गति करना चालू कर देता है। तब देखिए गति का पहला समीकरण क्या बनेगा, v बराबर u - का gt, और दूसरा हो जाएगा s बराबर ut - का ½ gt², और तीसरा हो जाएगा v² बराबर u² - 2g, और उसको अब लेंगे hs की जगह, क्योंकि अब हाइट आ गई है। ये हो गए गति के 3 समीकरण, ओके। ठीक ऐसा ही जब अपन देखते हैं कि कण है वह ऊपर से नीचे की तरफ गति कर रहा, तब क्या होगा, तब a का मान g होगा, सिंपली फ्रीली फॉल। कोई भी कण है अगर वह मुक्त रूप से गिर रहा है तब जो इक्वेशन होंगे वो a बराबर g के लिए, देखिए तब v बराबर u + gt, ओके, s बराबर ut + ½ gt², और v² बराबर u² + का 2gh, ये 3 प्रकार की इक्वेशन अपने पास में आ गई हैं। अब इनके द्वारा अपन अलग अलग चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि कोई भी कण है अगर उसका इनिशियल वेग है वो 0 है, अपन ये देखते हैं कि ये h हाइट है और इस h हाइट पर ये बॉल है, ये हाइट h है और यह बॉल है और इसको नीचे की तरफ फेंका जाता है। तो इसका इनिशियल वेग क्या था, इनिशियल वेग u बराबर 0 है। तब इनिशियल वेग u बराबर 0 होने के कारण से जो रिलेशन आएंगे इक्वेशन के लिए वो कितना हो जाएगा कि किसी भी समय t के ऊपर तो वेग हो जाएगा v बराबर gt, सही है। 1 सेकंड के बाद में 9.8 मीटर प्रति सेकंड, 10 सेकंड के बाद में 98 मीटर प्रति सेकंड, यही वेग होगा। 20 सेकंड के बाद में 196 मीटर प्रति सेकंड। तो धीरे धीरे उसका वेग डाउनवर्ड बढ़ता जाएगा। उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, तब हो जाएगी s बराबर ½ gt²। अगर कोई कण है इनिशियली ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है तो t समय के बाद में उसके द्वारा तय की गई दूरी है वह हो जाएगी s बराबर gt²/2, और उस वक्त उसकी जो इनिशियल वेग है अगर वह 0 है तो h ऊंचाई पार करने के बाद में, h ऊंचाई तक आने के बाद में उसका वेग कितना होगा, तब उसका वेग हो जाएगा v² बराबर 2gh, तो v बराबर 2gh। और यहाँ से अगर मैं इसको s को भी h के रूप में लिख सकता हूँ तो हो जाएगा h। तो देखिए h बराबर ½
GT², और एक है V बराबर 2GH। तो इन दोनों से अपन एडजस्ट कर सकते हैं। तो H का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो ये कितना जाएगा 2G 1/2 GT²। तो V बराबर GT जो पहले इक्वेशन की तरह ही आ गया है। तो अपन ये ज्ञात कर सकते हैं इस इक्वेशन का प्रयोग करते हुए। सपोज आपके पास में एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप क्या करना है, तो एक्सपेरिमेंट के लिए आपको क्या करना है कि आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि नॉर्मली ध्वनि का वेग है वह होता है 332 मीटर प्रति सेकंड, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत फास्ट है। तो आप किसी भी गहरे कुएं के जो गहराई है वह ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि अगर कोई भी एक पत्थर है वो आप उसे छोड़िए, जब पत्थर को आप छोड़ते हैं ऊपर से तो वह पत्थर कुएं में जाता है और जाके टकराता है। तो उसकी जो साउंड आ रही है, अगर थोड़ा सा करेक्शन अपन कम कर दें साउंड की वेलोसिटी को, तो बहुत ज़्यादा माने तो वो जो करेक्शन है वो टाइम है वो कम कर दें, तो अपन कह सकते हैं कि जो जितने आप घड़ी में टाइम नोट कीजिए, पत्थर छोड़ा उस वक्त और साउंड आई उस तरफ, तो आपको पता चल जाएगा कि वह पत्थर है कितने सेकंड बाद में जाके वह बॉटम से टकराता है, तल से टकराता है। तो जो पत्थर जितने टाइम से जाके टकराता है उसके द्वारा पता लगा सकते हैं। सपोज वह 5 सेकंड बाद में टकराया है, तो आप उसे मोटे मोटे तौर पर आइडिया लगा सकते हैं कि उस कुएँ की गहराई है वो कितनी होगी 9.8 गुणा 5, तो लगभग हो जाएगी वह 50 मीटर। 50 मीटर का वह गहराई उस कुएँ की अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं, मतलब 49 मीटर। तो 50 मीटर का उसकी गहराई हो जाएगी। तो ऐसे अपन इसमें एक्सपेरिमेंट के द्वारा अपन जो गति के समीकरणों के द्वारा अपन बहुत सारी चीज़ें अपन कोई भी पत्थर नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वापस कितने टाइम में आएगा, जाने में लगा टाइम वापस आने में लगा टाइम, दोनों बराबर होते हैं। तो अगर वह किसी पत्थर है उसको ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो किसी क्षण उसका कितना वेग होगा, किसी क्षण उसके द्वारा कितनी हाइट दूरी तय की जाएगी, वो सब इस इक्वेशन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। वो अगले लेक्चर में इस पर बेस्ड हम बहुत सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे जो कंपटीशन के हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, थैंक यू।